हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट 97 चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, ठीक है ना। हम देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की क्या स्थिति रहती है। हमने आपको बैकग्राउंड दिखा दिया कल के वीडियो में कि प्रथम विश्व युद्ध क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। अब उस समय भारत की स्थिति को देखते हैं कि भारत की स्थिति उस समय क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की भागीदारी के प्रति राष्ट्रवादियों का ध्यान 3 चरणों में विभक्त था, ठीक है। एक थे हमारे उदारवादियों ने इस युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन, मतलब कि जो कि ब्रिटेन, ठीक है ना, उनके समर्थन की बात को समर्थन दिया, ठीक है ना, यानी उनको समर्थन करेंगे उन्होंने कहा, पूर्ण उनको समर्थन दिया। और एक थे उग्रवादी, ठीक है ना, उन्होंने भी युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया क्योंकि उन्हें आशा थी कि युद्ध के पश्चात ब्रिटेन भारत में स्वराज्य के संबंध में ठोस कदम उठाएगा। ये सोच के उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। या तो ये इस समय कोई आंदोलन चला सकते थे, हिंसा कर सकते थे, यानी क्रांतिकारी परिवर्तन भी ला सकते थे, लेकिन इन्होंने ये सोचा कि अगर हम ब्रिटेन का साथ देते हैं इतने बड़े युद्ध में, तो युद्ध के बाद ब्रिटेन हम लोग के स्वराज शासन के बारे में सोचेगा और कोई अच्छा कदम उठाएगा, यानी उन्होंने वैधानिक तरीका अपनाया। और जबकि अन्य जो क्रांतिकारी थे उनका मानना था कि यह युद्ध ब्रिटेन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों, यानी ब्रिटेन को आतंकित कर स्वतंत्रता प्राप्त करना, यानी क्रांतिकारी गतिविधियां करना का ये अच्छा अवसर है। इससे क्या होगा, ब्रिटेन तो ऐसे ही पहले से ही अभी युद्ध में फंसा हुआ है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियां कर दी जाए तो इससे क्या होगा, भारत आज़ाद भी हो सकता था, ये इनका मानना था, ठीक है। तो अब देखते हैं होम रूल आंदोलन इसी के समय, बीच का समय में, ठीक है ना। तो देखिए होम रूल नाम आपका स्पष्ट हो गया है, यानी जो नाम है यहाँ पे होम रूल, यहाँ पे क्या है, आपका होम हो गया और ये आपका क्या हो गया, रूल हो गया। सिंपल है, होम यानी होता है घर का और रूल यानी होता है शासन, यानी घर का नियम यानी होता है। इस तरह से ये क्या हो गया, स्वशासन, यानी स्वशासन। तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सर एस सुब्रमण्यम और मोहम्मद अली अन्य नेता मिलकर निर्णय किया कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के तहत अखिल भारतीय होम रूल या स्वशासन की मांग के उद्देश्य से एक राष्ट्र गठबंधन बनाना, जो कि ऑल इंडिया होम रूल लीग था। इस तरह उन्होंने इसको स्थापना किया, ठीक है ना। अब देखिए दो होम रूल लीग की शुरुआत किया गया। पहला तो बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है ना, इसमें मुख्य रूप से थे 1916 में। कहाँ पे, ये इनका नेतृत्व जो था यहाँ पे पूना में, ठीक है ना, मुख्यालय इनका पूना था। और दूसरी तरफ ये जो एनी बेसेंट, ये अलग अलग नहीं थे, एक ही थे, लेकिन इन्होंने एनी बेसेंट ने क्या किया, इन्होंने 1916 में ये मुख्यालय मद्रास में खोला, यानी उनका उद्देश्य एक ही था, ठीक है। अब देखिए होम रूल जो था उसका यानी ये स्थापना जो हुआ था, अब ये क्या क्या उत्तरदायी थे जो कि इसका आरंभ, यानी आंदोलन प्रारंभ हो गया, यानी आंदोलन प्रारंभ होने के क्या क्या कारण थे इसको देखते हैं अभी, ठीक है ना। तो राष्ट्रवादियों के एक वर्ग, ठीक है ना, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती थी और वो स्वतंत्रता के लिए सरकार पे दबाव बनाना चाहती थी, अंग्रेज सरकार पे दबाव बनाना चाहती थी, ये एक कारण था। दूसरा था मोर्ले मिंटो सुधार 1909, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, ठीक है ना, इससे पहले के पहले वीडियो में पढ़ा है, जिनमें ब्रिटेन को ही फायदा था, क्योंकि उसमें हमने 69 थे, ठीक है ना। तो उसमें 69 में से 37 तो आपके सरकारी कर्मचारी वाले ही थे, हमने पढ़ा है, आप पिछले वीडियो को देख लीजिए, ठीक है ना। तो उससे तो कोई फायदा भारतीयों को हुआ ही नहीं था। तो उसका जो वास्तविक स्वरूप था वो सामने आने पर नरमपंथियों का भ्रम सरकार की निष्ठा से भी टूट गया था और इन्होंने भी होम रूल आंदोलन स्थापना करने का सोचा, ठीक है ना। फिर क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध जो कि शुरू हो चुका था, ब्रिटेन भारतीय संसाधनों का खुलकर प्रयोग करता था, जैसे ब्रिटेन का वास्तविक चेहरा उजागर हो गया, ठीक है। आगे देखिए जून 1914 को बाल गंगाधर तिलक जेल, मांडले जेल, ठीक है ना, से रिहा होकर भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सुअवसर में थे। अब हुआ यूं था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, 6 वर्ष के लिए मांडले जेल भेज दिया गया था। तो 6 वर्ष के लिए जो क्रांतिकारी गतिविधि था वो मंद पड़ गया था। तो फिर 1914 में बाल गंगाधर तिलक रिहा होते हैं, तो फिर ये क्रांतिकारी गतिविधियां स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। अब 1896 में आयरलैंड की थियोसोफिस्ट महिला एनी बेसेंट, आयरलैंड की महिला थी, ठीक है ना, इन्होंने भारत आई थी और प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को
समर्थन देने हेतु आयरलैंड होम रूल के अनुसार भारत में भी आंदोलन आरंभ करने का उन्होंने निर्णय लिया। अब देखते हैं होम रूल आंदोलन। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की होम रूल ने यह महसूस किया कि आंदोलन की सफलता के लिए उग्रवादी और उदारवादी वाले कांग्रेस का समर्थन होना भी जरूरी है। ठीक है, तो 1915 में एनी बेसेंट ने भारत में स्वशासन की स्थापना हेतु अभियान प्रारंभ कर दिया और उन्होंने जनसभाएं किए, आयोजन किए, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। ये इम्पोर्टेंट है, ये प्री में से क्वेश्चन आ जाते हैं या तो एक दिवसीय एग्जाम में। ठीक है, और फिर देखिए 1915 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट को थोड़ा सफलता मिला, क्योंकि इस अधिवेशन में उग्रवादियों को पुनः कांग्रेस में सम्मिलित करने का घोषणा किया गया था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने जहां तक हो सके एक दूसरे का सहयोग भी किया। बाल गंगाधर तिलक की होम रूल देखें तो अप्रैल 1916 में स्थापना किया, पूना में उनकी लीग का मुख्यालय था। ठीक है ना, पूना में। ठीक है, अब इससे 6 शाखाओं में संगठित किया गया था। अब आगे देखिए, स्वराज्य की मांग उठा उसमें, फिर भाषाई प्रांतों की स्थापना का भी मांग उठा था, और फिर शिक्षा का प्रचार प्रसार होम रूल का मुख्य उद्देश्य घोषित किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ट्रिक देखिए, एक छोटा सा ट्रिक नंबर 38। ठीक है ना, एनी बेसेंट ने 16 बार तिलक लगाकर होम रूल बनाया। सिंपल सा है, एनी बेसेंट और तिलक ने 1916 में बनाया था। तो होम रूल तो थोड़ा सा एक शब्द था, आपको ये थोड़ा रिमेम्बर करने के लिए। ठीक है ना, आगे देखिए, अब ये मत सोचिए जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ना, ये इसीलिए थोड़ा सा नीचे आ जाता है क्योंकि मैं लैपटॉप का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे मैं माउस का इस्तेमाल ना करके यहाँ पे मैंने कीपैड का इस्तेमाल किया हूँ। ठीक है ना, कीपैड आपको पता होगा, तो उससे थोड़ा सा मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, पर आप ध्यान ना दें, आप ध्यान इस जो मैं लिखा हूँ उससे ध्यान दें। ठीक है ना, जो मैं समझा रहा हूँ उससे समझने की कोशिश कीजिए। बेसेंट की होम रूल लीग सितंबर 1916 में स्थापना। ठीक है ना, मद्रास में उनकी लीग का मुख्यालय था। ठीक है, और आगे देखिए, इसकी लगभग 200 शाखाएं थी। अब होम रूल लीग आंदोलन के कार्यक्रम देखते हैं, क्या क्या कार्यक्रम थे। उन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया था। ठीक है, इनका जो मुख्य उद्देश्य था भारतीय जनमानस को होम रूल अर्थात स्वशासन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराना था। आंदोलन का जो उद्देश्य था पुस्तकालयों एवं अध्ययन कक्षों तथा जनसभाओं एवं सम्मेलनों का आयोजन करना था। भारतीय में राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन करना था। इसके लिए समाचार पत्रों, विद्यार्थियों को संबोधन, पोस्टर, नाटकों, धार्मिक गीतों जैसे माध्यमों को भी अपने प्रयासों में सम्मिलित किया तथा लीग ने अपनी सफलता के लिए कोष बनाया। कोष स्थापित कर सामाजिक कार्यों का आयोजन किया गया। लीग में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और ये लाला लाजपत राय इत्यादि ने भी इसका सदस्यता ग्रहण किया। होम रूल लीग के प्रति सरकार का रुख देखते हैं तो सरकार ने लीग के समर्थकों पर कड़ी कार्यवाही की तथा कार्यक्रमों को रोकने के लिए दमन का सहारा लिया। कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। 1917 में एनी बेसेंट ने उनके सहयोगी ने गिरफ्तार कर लिया गया उनको। ठीक है, 1917 में एनी बेसेंट गिरफ्तार हो गई, उनके सहयोगी भी गिरफ्तार हो गए। तब सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी सर की उपाधि त्याग दी तथा तिलक ने सरकारी दमन के विरुद्ध अहिंसात्मक प्रतिरोध कार्यक्रम प्रारंभ करने की वकालत की। फिर तिलक ने घोषणा की कि यदि एनी बेसेंट को रिहा नहीं किया गया तो भारतीय जनता सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह करेगी। तब 20 अगस्त 1917 को भारतीय सचिव कौन थे उसमें, मोंटेग्यू थे। ठीक है ना, ने भारत में स्वायत्त संस्थाओं के क्रमिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करने की घोषणा की। ये घोषणा की, ठीक है ना, ताकि भारतीय लोग क्या करें, सत्याग्रह ना करें। तथा सितंबर 1917 में एनी बेसेंट को भी जेल से रिहा कर दिया। ठीक है, आगे देखिए। अब इसके बाद होम रूल लीग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, होम रूल लीग आंदोलन स्थगित हो गया। अब क्या कारण था कि 1919 तक आते आते आंदोलन धीमा पड़ गया। तो देखिए, आंदोलनों में प्रभावी संगठन का अभाव था और 1917 से लेकर 1918 में हुए सांप्रदायिक दंगों का अवलोकन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। सरकार ने सुधारों का आश्वासन दिया और एनी बेसेंट को जेल से रिहा करने पर ही आंदोलनकारी संतुष्ट हो गए। 1918 में नरमपंथी उग्रपंथी से पृथक होने लगे।
जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से राष्ट्रवादियों में आपसी मतभेद पैदा हो गया तथा वे सिद्धांतिक रूप से विभाजित हो गए। इसको आगे पढ़ेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। अब 1918 में सितंबर में तिलक को वैलेंटाइन सीगेल ने पुस्तक इंडिया ऑनेस्ट में भारत की यानी उग्रवादी मतलब भारत की उग्रवादी राजनीति का जनक कहा, यानी भारत में क्रांतिकारी राजनीति का जनक कहा। तो क्या हुआ, उन इस सिलसिले में जो तिलक थे वो क्या हो गए, वैलेंटाइन सिरोल के खिलाफ दायर मामले में विदेश चले गए। गांधी ने 1920 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच का प्रयोग नहीं किया था, साथ ही उन्होंने होम रूल लीग की सदस्यता स्वीकार भी नहीं की थी। निरंतर निवेदन करने पर गांधी जी ने 1920 में होम रूल की अध्यक्षता को स्वीकार कर लिया, 1920 में, ठीक है ना। अब गांधी जी का प्रवेश होने ही वाला है। तब अक्टूबर 1920 में बॉम्बे में उन्होंने उसका नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर दिया। अब आप पूछेंगे आपसे क्वेश्चन कि बताओ स्वराज्य सभा उससे पहले वो क्या था, तो होम रूल था ना, नाम बदल दिया गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं, पता होने से ही बन पाते हैं, ठीक है ना। डिटेल में पढ़ना पड़ता है, इसकी वजह से मैं आपको सब कुछ डिटेल में सब कुछ कवर करा रहा हूँ, ठीक है ना। और अहिंसा पद्धति से स्वराज्य प्राप्ति के लिए नियम में भी परिवर्तन किया। अब देखिए होम रूल आंदोलन की उपलब्धि क्या थी, तो वे शिक्षित वर्ग के साथ जनमानस के भागीदारी महत्व से वो परिचित हुए, ठीक है ना। शहरों के मध्य संगठित संपर्क होने लगा, एकता होने लगा, शहरों के मध्य एक दूसरे को जानने लगे, यानी एक दूसरे से मिल के ही कुछ करने की उन्होंने सोचा। फिर जुझारू राष्ट्रवादियों की एक नई हाँ ये आप इसको देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिला, मॉन्टेग्यू की घोषणा काफी हद तक प्रभावित हुआ, ठीक है। और जुझारू राष्ट्रवादियों की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया, ठीक है। पीढ़ी यहाँ पे गलती से मैंने यहाँ पे पीढ़ी है ये, ठीक है ना, मैं गलती से यहाँ पे मिस्टेक हो गया लिखने में, वो पीढ़ी है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे गेम खेल लेते हैं, ठीक है ना, कौन बनेगा करोड़पति, बहुत ही मजेदार गेम होने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 33 आप जीत गए होंगे साथ पैसे, ठीक है ना। होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था बताइए। एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, इन तीनों में से किसने किया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। केवल दो, केवल एक और दो, या केवल एक और तीन, या उपयुक्त में से सभी। जी आपके पास समय है, मैंने आपको समय दिया है, आपको इसका उत्तर कमेंट में बताना है। चलिए मैं इसका उत्तर आपको बाद में बताता हूँ, कल बताता हूँ, या तो आप उसका उत्तर खुद ही वीडियो देख के खोज के मुझे दीजिए, इससे आपको फायदा होने वाला है, ठीक है ना। अगर मैं ही बता दूँ तो आपको मज़ा नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको उत्तर बता देता हूँ, तो शायद आपको, तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद से उसका उत्तर दीजिए कमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो ना पता चलेगा कि आप वास्तव में खेल जीत पाए या हार पाए। मैं ही बता दूँ तो क्या फ़ायदा, ठीक है। अब से ऐसे ही करूँगा, जहाँ पे लगे कि नहीं है तो नहीं दूंगा, कभी कभी दूंगा भी, ठीक है ना, उसका सही उत्तर बता भी दूंगा। अब दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। हमारे स्मार्ट 97 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी मैंने इसका नाम बदल दिया है, इसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है ना, क्योंकि मैं अभी इसके बारे में सीरीज अपलोड कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा इसका नाम क्यों ना बदल दें और आधुनिक भारत का इतिहास रख दें, ठीक है। बाद में वैसे मैं इसका नाम वापस स्मार्ट 97 ले आऊँगा, ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर करेंगे तो उनको फायदा होगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।